इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो अवंतीबाई लोधी जी का कार्यक्रम पन्ना में जो होने वाला है, जिसमें मैं जाने वाला हूं, रोक सके। कि जो 3% लोग सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं, इनको जाति जनगणना की बात लात मार के बाहर कर दिया जाएगा संवैधानिक तौर पे। चल रहा अभी जाति जनगणना पे डिबेट होगी, ठीक है। डिबेट में क्या होगा, एक शर्मा, एक त्रिवेदी, एक चतुर्वेदी, एक पांडे, एक द्विवेदी, सारे एक पार्टी, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक सापा का, एक बीएसपी का, सब बैठ जाएंगे। और एंकर भी वही कश्यप होंगी, है ना, अंजना ओम कश्यप। तो अब अंजना ओम कश्यप जाति जनगणना बीजेपी से करेंगी तो किससे करेंगी, ब्राह्मण से, द्विवेदी से। फिर कांग्रेस वाला आ जाएगा तो शर्मा से, फिर बीएसपी वाला भदौरिया से। समाज है, इसमें सबसे ज्यादा जो 65% लगभग ओबीसी वर्ग है, इसको इसकी ताकत पता ना चल जाए, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का गणित सबसे ज्यादा मजबूत होता है और संख्या हमारे पास है ओबीसी वर्ग के पास। इसलिए बीजेपी की जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि जनगणना मत कराओ, जनगणना हो जाएगी तो ये ओबीसी वर्ग के लोग आपको वैसे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि आप हिंदू का आपने पैटर्न चलाया था, वो भी खत्म हो गया, वो आप चला नहीं पाए, क्योंकि लोग समझ गए कि हम क्या हैं, हम मूल्यवासी हैं, हम इस देश के, भारत के मूल्यवासी हैं, भारत देश के मालिक हैं, ये सब चल गया। आदिवासियों ने निकल के, एससी के लोगों ने, ओबीसी वर्ग के लोगों ने निकल बता दिया, ये देखिए भैया तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, हम इस देश के मालिक हैं, हमें ये मालूम है, क्योंकि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी कहती है कि हम इस देश के मालिक हैं। तो इस बार अब जैसे आपने देखा सुमाई प्रसाद मौर्य जी को सुना होगा आपने कई बार, देखो, क्योंकि वो व्यक्ति जो है बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और वो जो ही बात करते हैं वो इतिहास को देखते हुए बात करते हैं। आज के तौर पर अगर मीडिया को देखा जाए तो वो भले ही नकारता रहे चीजों को, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो अगर आप जाएंगे इतिहास में तो वो सच सामने, मतलब उसका सामना तो आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आरएसएस कर रहा है। तो जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो यादव को पता चल जाएगा कि देश में हमारी इतनी संख्या है, तो यादव कहेगा भैया 543 सीट में से, देखिए आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कोई नहीं बताएगा और इतनी गंभीरता से तो कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है कि भाई ऐसी बातें करेंगे तो सरकार कार्रवाई ना कर दे, जेल में ना डाल दे, मरवा ना दे, तमाम प्रकार की। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि अब हम लोग तो कफन बांध के निकल चुके हैं कि भैया ओबीसी समाज को हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमारे महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, हम जब अपनी आवाज उठा के आज हिस्सेदारी नहीं दिला सकते तो कल के दिन जब हम पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएंगे तो फिर कैसे हमें हिस्सेदारी मिलेगी हमारे बच्चों को। इसलिए ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बीजेपी को मालूम है कि अगर मान लो जनगणना हो जाएगी तो इनकी जो सवर्ण मानसिकता की पार्टी है, ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टी है, ये खत्म हो जाएगी। आपको पता है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे कि खजुराहो लोकसभा है, ठीक है। अब खजुराहो लोकसभा में आप देखेंगे कि वीडी शर्मा आके वहां से आरएसएस के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति आया और वहां पे हिंदू और तमाम प्रकार की चीजें करके और राम मंदिर और तमाम प्रकार की चीजें करके वो सत्ता में मतलब जीत गया। हमारे लोगों ने, ओबीसी वर्ग के लोगों ने, जहां जबकि वहां पे 97% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको जिता दिया। अब ये व्यक्ति जीत गया जबकि वहां पे संख्या इनकी थी ही नहीं। इन्होंने ना कभी जाति जनगणना की बात करी, ना ओबीसी आरक्षण की बात करी, ना हक हिस्सेदारी की बात करी, ना हमारे महापुरुषों की बात करी, और इन्होंने अवंतीबाई लोधी जी का जो 16 अगस्त को कार्यक्रम था उसका विरोध और कर दिया कि भैया अवंतीबाई लोधी जी का कार्यक्रम मत करो, माननीय शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होगा। जब हमारे कुछ व्यक्तियों ने बात करी तो क्या बोले वीडी शर्मा जी कि वो तो कार्यक्रम होके रहेगा। तो मैंने इसीलिए डाला था कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो अवंतीबाई लोधी जी का कार्यक्रम पन्ना में जो होने वाला है, जिसमें मैं जाने वाला हूं, रोक सके। तो इनके पिछवाड़े में आग लग गई। इसके बाद ये पीछे चले गए और तमाम प्रकार की चीजें, ठीक है। तो सच्चाई ये है कि जाति जनगणना से ओबीसी वर्ग को बहुत बड़े स्तर पे फायदा होने वाला है। कैसे? आपने देखा होगा कि अभी हॉस्टल जो होते हैं वो हमारे लिए सही से अलॉट नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उसमें व्यवस्था सही से नहीं मिलती है। फिर क्या होगा अगर जाति जनगणना हो जाती है तो जैसा कि एससी और एसटी को बजट में हिस्सेदारी मिलती है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं,
एससी और एसटी की इस देश के अंदर 22, साढ़े 22-23% संख्या है, तो जो देश का पूरा बजट होता है उसमें से उनको 22% संपत्ति अलग दे दी जाती है कि ये इनकी संपत्ति, इसको खर्च करना है इनके ऊपर। समझे कि नहीं समझे थोड़ा सा आप? तो वो क्या होता है कि वो एक हिस्सेदारी आपकी बन जाती है, ठीक है ना। मैं लगा रहा 2 मिनट से लगा रहा। तो हिस्सेदारी की बात है। आप फिर शिक्षा में आपका बजट बनने लगेगा कि शिक्षा में ये बजट है ओबीसी वर्ग का, मतलब ओबीसी वर्ग की जो संख्या है उसके अनुपात में आपका एक बजट बन जाएगा। जो भी देश का एक बजट जब पेश होता है ना, जैसे आपकी 65% संख्या है देश के अंदर, तो 65% पैसा जो है वो आपका अलग रख दिया जाएगा कि भैया ये ओबीसी वर्ग के लोगों पे खर्च करना है। अगर मान लो फैक्ट्री भी खोलना है तो उस 65% जो पैसा है वो सिर्फ ओबीसी वर्ग के ही उद्योगपतियों के पास जाएगा। जैसे शिक्षा में है तो वो उसमें से ही जाएगा। तो ऐसे करके सारा सब कुछ जो है वो एक बजट बन जाएगा आपका। अगर आपका जनगणना हो जाएगा तब जब आपकी जनगणना हो जाएगी, और जनगणना नहीं हो रही है तो आप देख रहे हो कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार ने और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की सरकार ने क्या किया, हमारे चयनित वर्ग 3 के शिक्षक जिनको सिर्फ प्रमाण पत्र मिल रहा है, जबकि उनको अलॉटमेंट भी हो चुका है कि कौन सी जगह आपको वर्ग 3 पे आके नौकरी करनी है, उनके ऊपर उन्होंने मतलब केस कर दिए, धारा लगा दी, बड़ी बड़ी धाराएं, क्योंकि उन्होंने कल बीजेपी कार्यालय को घेर लिया था। और धाराएं इसलिए लगाई गई, उन्हें मालूम चल गया कि सत्ता नाम की कोई चीज तो बची नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, सिस्टम तो कुछ बचा नहीं है। अब बीजेपी कार्यालय ही है और हम हिटलर शाही में जीते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लोग चले गए, और चले गए तो उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि ये तो हिटलर है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने भी चले जाएं। तो हुआ ये कि उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, 882 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई नरोत्तम मिश्रा की सरकार, शिवराज की सरकार के द्वारा। सोचो मेरे ओबीसी समाज के लोग, सोचिए आप, वो क्या सिर्फ इतना मांगने गए थे। सुनील जी मैं लगा रहा हूं, आपको फोन लगा रहा हूं, वो सिर्फ इतना मांगने गए थे कि हमारा जो जहां भी हमारा अलॉटमेंट हुआ है वो प्रमाण पत्र दे दीजिए ताकि हम वहां नौकरी शुरू कर दें। बीजेपी ने आरएसएस, क्योंकि आरएसएस देखो बीजेपी में ओबीसी मतलब कुछ भी नहीं होता, वहां एससी और एसटी ओबीसी मतलब कुत्ते से भी हालत खराब होती है बीजेपी सरकार के अंदर, क्योंकि वहां चलती है आरएसएस की, और आरएसएस होता है जो कि वो ब्राह्मणवादी सोच का एक समूह है जो सिर्फ ब्राह्मण समाज को, वरीय समाज को ही उसकी हिस्सेदारी की बात करता है, उसके हक अधिकारों की बात करता है, उसके लिए ही काम करता है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से अगर उसको देखेंगे, अगर आप लोग गए भी हैं आरएसएस के अंदर तो आप जाइए, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ ओबीसी समाज को बर्बाद करने के लिए, ओबीसी समाज को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, ओबीसी समाज को बड़ी बड़ी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बता बता के कि देखो डर का माहौल पैदा करते हैं आपके बीच, देखिए आपकी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये आपकी बेटियों को परेशान करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, मतलब ऐसे डराते हैं कि लोग उस माहौल में ढल जाते हैं कि यार ये तो बात सही कर रहे हैं। जबकि यही सरकार है कि वो ये नहीं कहती कि भैया हम इस देश के अंदर 2 ही बच्चे होंगे, जबकि 300 प्लस इनके 350 सांसद हैं, बनाओ कार्य कि 2 ही बच्चे पैदा होंगे इस देश के अंदर, सभी के, कोई भी वर्ग के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, लेकिन नहीं करेंगे। ये इनका आप समझ जाओ इनको कि ये क्या है, ये लोगों की सोच जो है बहुत ही अलग है। इनका सोच सिर्फ ये है कि ओबीसी वर्ग जिसको हक हिस्सेदारी नहीं मिली है 75 साल में और 4500 साल से लगातार, और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़के एससी और एसटी के लिए तो बहुत कुछ दे दिया और दिला के चले गए, लेकिन उसको भी अभी सही तौर पे लागू नहीं हुआ है, वो भी अभी नहीं लागू हो पाया है। इसलिए ओबीसी वर्ग को उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 340 अनुच्छेद सर्वप्रथम लिखा और उसमें मुस्लिम समाज को भी डाला। उनको मालूम था कि अगर ये अलग कर देंगे तो कभी लड़ाई जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए ओबीसी वर्ग में मुस्लिम भी है, तो मुसलमान हो, उसको माइनॉरिटीज हो, चाहे ओबीसी के लोग हों, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है कि जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जो संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग डट के मुकाबला कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में डॉक्यूमेंट ले जाके बोले हैं
कि जाति जनगणना नहीं होगी। अब आप बताओ, लोग शादी ब्याह करने जाते हैं तो आज की स्थिति में भी अच्छा पढ़ा लिखा कलेक्टर भी जाति देख के, जाति में अच्छा बैंक देख के, कुरी देख के शादियां करता है। करता है कि नहीं करता, आप बताइए। और ऐसे, और सभी लोग जातियां भी लिख रहे हैं। ऐसा है नहीं कि जातियां लिखना बंद कर दी हों। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाति लिखते हैं, और कोई भी हो, सब जातियां लिख रहे हैं। तो जब जातियां लिख ही रहे हो तो फिर जाति की जनगणना में दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आती है। दिक्कत ये है कि जो 3% लोग सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं, इनको जाति जनगणना की बात लात मार के बाहर कर दिया जाएगा संवैधानिक तौर पे, क्योंकि इनकी संख्या नहीं है, ये जबरदस्ती बैठे हुए हैं। मैं रियल बता रहा हूं आपको। और इसके कारण हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम कितना लड़ाई लड़ पा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी भी हम उस हिसाब से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं जिस हिसाब से लड़ाई लड़नी है। हमें एक आंदोलन इतना बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा कि आरएसएस की जड़ें टोटल हिल जाएं। और क्योंकि आरएसएस क्या है ना, आपके बीच जाता है कई प्रकार के ऐसे प्रोपेगेंडा लेके कि आपको ऐसे लगेगा कि ये बात सही बोल रहे हैं। पर इस देश का सच ये है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी समाज की यादव, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, सैन, माली, घोसी, दांगी, पाल, जो भी समाज हैं, ये एक दूसरे से लड़ती रहेंगी, क्योंकि आरएसएस इनको लड़ाता है कि देखो पाल साहब, वहां तो लोधी को वोट टिकट दे दिया, जबकि आप भी ओबीसी में आते हो, आपको मिलना चाहिए था, आपको तो मिला ही नहीं 30 साल से। लेकिन जहां पाल सबसे ज्यादा हैं, वहां अगर लोधी को मिल जाए तो पाल, मतलब ऐसे, मतलब जहां जिसकी संख्या है उसको, मतलब फिर क्या करते हैं, ओबीसी वर्ग के लोगों को ये बरगलाते हैं कि देखो ऐसा हो गया, वैसा होगा। ये कभी ये नहीं बोलते कि भैया तुम्हारी लोकसभा में 10,000 तो संख्या नहीं है, इसके बाद भी तुम पंडित को लड़ा रहे हो, बनिया को लड़ा रहे हो, ठीक है ना। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां बनिया 20,000 की संख्या भी हो, 10,000 की, 5,000 की, इसके बाद भी बीजेपी खूब टिकट देती है उनको। ऐसी ब्राह्मण समाज को भी देती है। इसलिए हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, हमारी किसी से दुश्मन नहीं है, ना ब्राह्मण समाज से, ना बनिया से, ना ठाकुर से, ना किसी से नहीं। हम ये कहते हैं कि भैया जाति जनगणना होना चाहिए। और आप लोग जाति जनगणना के विरोध में क्यों हो? हम लोग सपोर्ट में हैं, तो आप भाई जाति जनगणना तो हो जाना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें? जाति की जनगणना हो जाएगी तो देश का पता चल जाएगा सच, कि इस देश के अंदर जो पाल समाज है, सोनी समाज है, ताम्रकार समाज है, सेन समाज है, माली समाज है, नामदेव समाज है, इनकी आज तक कोई विधायक ही नहीं बना। सेन समाज की स्थिति देख लीजिए, पूरे देश के अंदर सेन समाज रहता है। विश्वकर्मा समाज देख लीजिए, मतलब इनकी कोई भागीदारी नहीं है। और इनकी भागीदारी खाने वाला यादव, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू नहीं है। इनकी भागीदारी खाने वाला ब्राह्मण बढ़िया है। मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये लोग आपको इन जो कम तादाद में रहते हैं, एक समूह में नहीं रहते ये लोग, क्योंकि सब जगह, जैसे हमारे सेन समाज के लोग हैं तो क्योंकि उनका एक काम है, तो वो लोग अपने तरीके से हर जगह बसे हुए हैं। ऐसे ही हमारे सभी माली समाज के हो, चाहे मतलब अन्य जाति के, तो ये क्या है कि कम तादाद में बसे रहते हैं, अलग अलग, कोई गांव में, कोई शहर में, ताकि इनको काम मिलता रहे। अब जैसे लोधी समाज है, यादव समाज है, समूह में रहते हैं ज्यादातर, तो संख्या सबकी बराबर है, चाहे वो सेन समाज हो, माली समाज हो, चाहे नामदेव समाज हो, चाहे हमारा विश्वकर्मा समाज हो, चाहे जो भी समाज ओबीसी वर्ग की है। लेकिन कई समाज समूह में रह रही हैं, कई समाज बिखरी हुई रह रही हैं। लेकिन देखा जाए मोटे तौर पे तो ये कहीं ना कहीं इनकी संख्याएं लगभग बराबर तौर पे हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्योंकि आरएसएस चढ़ा देता है इनको साथ में रखता है। वो कहता है देखो तुम्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब आप सोचो, जैसे 1 लाख, जैसे कि नरसिंहपुर सीट देखें लोधी समाज की, वो 1 लाख वोट है वहां पे लोधी समाज की। अब आप सोचो कि अब वहां पे सेन समाज को कैसे मिल जाएगा, लेकिन वहां पे ब्राह्मण समाज जरूर तैयारी करता है और इन्हीं सभी से बोलता है कि देखो भैया वो तो लोधी है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है तुम्हारे लिए, तो अब ब्राह्मण समाज को दे दो जिसकी संख्या वहां पे कुछ भी है नहीं। तो ये ऐसे हमें लड़ाते हैं, आपको रियल बताएं। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी लोग जाति जनगणना का सपोर्ट करें और इस षड्यंत्र को समझें कि आखिर बीजेपी जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही। अब आप बात आती है
कि आज जो हल्फनामा इन्हें दिया है, कहाँ पर दिया है? बिहार हाई कोर्ट में कहा है कि साहब हम केंद्र हैं और हमारी जिम्मेदारी है जाति जनगणना कराना, लेकिन जब नीतीश कुमार क्यों करा रहे हैं जाति जनगणना, ये तो गलत कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि कितना मतलब बीजेपी आरएसएस का कितना गलत रवैया है कि वो मतलब एक तौर पे तो कहती है कि जाति जनगणना नहीं करना है क्योंकि इससे जाति फैलेगी, और दूसरे तौर पे जब कोई करा रहा है तो कह रहे हैं कि भैया जाति जनगणना हमारा हिस्सा है, हम करेंगे, तो वो कर भी नहीं रहे। और हल्फनामे में ये कह रहे हैं कि भैया हम एससी, जैसे कि एससी और एसटी की जाति जनगणना होती है, आपको बता दें, आपको जब इस देश के अंदर एससी और एसटी की जाति जनगणना होती है तो ओबीसी की क्यों नहीं होना चाहिए? और जब एससी और एसटी की जाति जनगणना होती है तब जाके उनका ध्यान दे, तब जाके उनका सोचा जाता है कि इनको हिस्सेदारी इतनी मिलना है क्योंकि इतनी इनकी संख्या बढ़ गई या इनकी ये प्रॉब्लम्स है या बहुत सारी चीजें, तो जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन बीजेपी मतलब ब्राह्मणवाद बोले तो इसको डर है कि हमारी पोल ना खुल जाए, और अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग में जो जाति के नाम पे द्वंद्व पैदा होता है, जैसे यादव को लोधी से लड़ा देते हैं, लोधी को कुर्मी से, कुर्मी को कुशवाहा से, कुशवाहा को प्रजापति से, मतलब ऐसे वो लड़ाते रहते हैं। आरएसएस का एक खेल चलता रहता है, आपने देखा होगा। तो ये खेल बंद हो जाएगा, और मैं बता रहा हूं जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, फिर कोई गाय गोबर भी नहीं करेगा, धर्म के नाम पे भी ये लूट नहीं होगी, और ये धर्म के नाम पे बड़े बड़े बाबा भी नहीं बनेंगे क्योंकि इनके पास कुछ बचेगा नहीं फिर, क्योंकि ओबीसी को अपना हिस्सा मिल जाएगा, वो सांसद विधायक बनेंगे, नौकरी करेंगे बढ़िया संख्या के अनुपात में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि इनकी झूठ और फूंक वाली सिस्टम को ये लोग सुनने का समय होगा ही नहीं इनके पास फिर। तो आप लोग प्रतिक्रिया भी दें, आप लोग जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग लिखें कमेंट्स में कि आप लोग भी बताएं जाति जनगणना होना चाहिए और उससे क्या फायदे होंगे, वो भी आप लोग लिखें, क्योंकि आप मोटे तौर पे आप लोग लिखेंगे तब जाके उन कमेंट्स पढ़ेंगे, हो सकता है उनको समझ में आ जाए थोड़ा मोड़ा। वैसे तो समझ में आता है नहीं बीजेपी को, और लेकिन बीजेपी जब पूर्ण रूप से हारेगी पूरे देश के अंदर तब उसको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो जाति जनगणना से ओबीसी वर्ग को बहुत फायदे होने वाले, उसका बजट बनेगा, उसको नौकरी मिलेगी संख्या के अनुपात में, उसको आंदोलन नहीं करना पड़ेंगे, उसको बेकार के टाइम देना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, समय देना पड़ रहा है, वो अपनी हक हिस्सेदारी में जब उसको सब कुछ मिल जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी राजू कुशवाहा जी होना चाहिए जी, बिल्कुल। तो जाति जनगणना जो कॉन्सेप्ट है वो 1831-32 में आया। कब आया? 1831-32 में, सॉरी 1931-32 में। 1931-32 में जाति जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, और आज के देखा जाए तो 90 साल लगभग हो चुके हैं जाति जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। और जाति जनगणना उस समय अंग्रेज करा गए। देखिए कोई अपन अंग्रेजों के हितैषी नहीं है, हमारे महापुरुषों ने, वीरों ने, शहीदों ने मार मार के भगाया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो भी विदेशी थे, ठीक है ना। और अभी जो हमारे देश के अंदर है वो भी विदेशी तरीके का रवैया अपना रहा है, ओबीसी विदेशियों से खराब मतलब रवैया अपना रहे हैं, हमारी जनगणना नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सोचने वाली बात है कि उस समय ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना करा दी। खैर मोटे तौर पे देखा जाए तो उस समय ओबीसी नहीं कहा जाता था, एक ओरिजिनल भारतीय कास्ट। देखो कभी कभी आप लोग समझ लो, आप लोग लिख लेना कि ओबीसी का मतलब क्या है, ऐसा भारतीय तौर पे क्या कहेंगे इसको। इसको कहते हैं ओरिजिनल भारतीय कास्ट, मतलब देश की मूल निवासी कास्ट, उसको ऐसा बोला जाता है। तो उसी को अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, उसी को ऐसे बोला सकते हैं आप, क्योंकि बाबा साहेब के बराबर कोई इंटेलिजेंट था नहीं दुनिया में, है ना, तो उन्होंने अपने तौर पे लिखा, और ये अच्छी बात है। तो क्योंकि उस समय ही अगर बाबा साहब का साथ दे दिए होते हमारे लोग, तो हमें लगता है कि ये लड़ाई हमें लड़नी नहीं पड़ती, बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय बहुत बड़ा कुछ कर जाते, क्योंकि कानून मंत्री से इस्तीफा उन्होंने दिया था, इसीलिए दिया था कि महिलाओं के लिए और ओबीसी वर्ग की जनगणना के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पर हमारे लोगों को तो मालूम नहीं है, हमारे लोग तो मतलब आरएसएस की विचारधारा में लिप्त हैं, उनको तो सिर्फ मुसलमान से डर है, हक
अब ये तो उसको पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है कभी कि कोर्ट में मुसलमान कोई जा ही नहीं रहे हमारे अधिकारों। अब ये बताइए, जाति जनगणना के खिलाफ कोर्ट में कोई मुसलमान जा रहा है क्या? जाति जनगणना के खिलाफ क्या कोई मुसलमान जा रहा है क्या? कोई क्रिश्चियन जा रहा है? कोई सिख जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। वो तुम्हारा अपर कास्ट हिंदू, जिसको आप हिंदू बोलते हो, जिसको आप ब्राह्मण बोलते हो, वो जा रहा है, क्योंकि उसको चिंता है, इनको चिंता नहीं है। इनको तो इनकी जनगणना हो जाएगी तो इनको हिस्सेदारी मिल जाएगी। बात यह है कि जो लोग षड्यंत्र से सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हमको संवैधानिक तौर पे लात मार के बाहर कर दिया जाएगा सिस्टम से, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। और यही न्यायपालिका में बैठे हैं, यही मीडिया में बैठे हैं, यही सब कुछ इनका ही चल रहा है। अभी जाति जनगणना पे डिबेट होगी, ठीक है? डिबेट में क्या होगा, एक शर्मा, एक त्रिवेदी, एक चतुर्वेदी, एक पांडे, एक द्विवेदी, सारे एक पार्टी, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक सपा का, एक बीएसपी का, सब बैठ जाएंगे। अब बताओ आप मुझे, और एंकर भी वही कश्यप होंगी, है ना, अंजना ओम कश्यप। तो अब अंजना ओम कश्यप जाति जनगणना बीजेपी से करेंगी तो किससे करेंगी? ब्राह्मण से, द्विवेदी से। फिर कांग्रेस वाला आ जाएगा तो शर्मा से, फिर बीएसपी वाला भदौरिया से, फिर सापा वाला भी वहां से भी आ जाएगा, कोई तिवारी चतुर्वेदी, है ना। और ऐसे करके सारे पंडित डिबेट करेंगे जाति जनगणना पे। तो एक कांग्रेस वाला बोलेगा होना चाहिए, होना चाहिए, सपा वाला भी होना चाहिए, होना चाहिए, बीजेपी वाला बोले नहीं होना चाहिए भाई, इससे जातिवाद फैल जाएगा। फिर एक बीएसपी वाला बोलेगा होना चाहिए। मतलब वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वही, मतलब जिसकी जनगणना, जिसको फायदा होने वाला है, और तो उसको तो लिया नहीं है।